हेलो एवरीवन। आज हम रिसेंटली जो एम्स सीआरई डाइटिशियन का क्वेश्चन पेपर आया था उसका कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये आप लोगों ने ही प्रोवाइड किया है और ये प्योरली मेमोरी बेस्ड है। तो ऑप्शंस या फिर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी करेक्शन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि दूसरे को भी उससे मदद मिल सके। बाकी ये क्वेश्चंस तो ऐसे भी काम का है ही, ये आपका रेलवे में रिपीट हो सकता है या फिर कोई भी डायटिक्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें रिपीट होने का चांसेस है। और हमने जो सेशंस किया था एमसीक्यू सीरीज़ वाला उससे बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे आ गया था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कौन सा डाइट हम लोग सजेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है ये आपको फ्यूचर में काम आएगा, इसीलिए मैंने ऐसे फ्रेम कर दिया है। लेकिन वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन तो हमें भी पता नहीं है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर एम्स का क्वेश्चन पेपर रिलीज हो जाता है तो मैं फिर से एक वीडियो बना के वो वाला क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आज जल्दी जल्दी हम लोग ये देख लेते हैं। इसका ऑप्शंस में से जो लो फूड मैप वाला ऑप्शन था वो करेक्ट होता। फूड मैप का फुल फॉर्म है फर्मेंटेड ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पोलियोल्स। ये जो लो फूड मैप डाइट्स है इसमें फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स कम पाया जाता है। फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट से ब्लोटिंग, गैस, डायरिया एक्सेट्रा इशू हो सकता है जो आईबीएस को और ज़्यादा वर्सन करता है, पेशेंट को और ज़्यादा सफरिंग होता है, इसलिए हम लोग लो फूड मैप डाइट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलिएक डिजीज का जो पेशेंट्स होता है उनमें कौन सा मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी देखा जाता है। इसका ऑप्शन, अगर ये ऑप्शंस में दिया हुआ है आयरन तो उसका ऑप्शंस आयरन ही होगा। सीलिएक डिजीज में आयरन का माल एब्जॉर्प्शन होता है विच फर्दर लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर विटामिन डी और फोलेट डेफिशिएंसीज भी मेंशन है वो भी वहाँ पे आंसर हो सकता था। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का कॉज पूछा गया था। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होता है ये इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से देखा जाता है। अगर हमारा बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है तो हमारा सेल्स को एक्चुअली ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। ग्लूकोज फ्रीली ब्लड में घूमता रहता है लेकिन उसको सेल में पहुँचाने के लिए इंसुलिन एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं होता है, तो बॉडी फैट ब्रेकडाउन शुरू कर देता है और इस फैट ब्रेकडाउन की वजह से कीटोन बॉडीज डेवलप होता है जिसके वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चंस देखा है, जो 2-3 क्वेश्चन देखा है, आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा। हमने ये सब क्वेश्चन प्रीवियसली एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस कर लिया था, तो आप लोग इजीली इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने पहले कवर किया था। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ फर्मेंटेशन ऑफ योगर्ट। इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिया था वो डायरेक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर लैक्टोबैसिलस डायरेक्टली दिया होता तो वो भी होता। अगर लैक्टोबैसिलस बल्गरिकस दिया होता तो भी वो भी करेक्ट होता। और उसके साथ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो होता है ये भी दूध को दही बनाने के लिए काम में आता है, जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज से रिलेटेड, और इसमें शायद पूछा गया था आपका डाइटरी एडजस्टमेंट कैसे करना होता है। कुछ फॉस्फोरस से लिंक आपका स्टेटमेंट आया था, तो सीकेडी पेशेंट को हमें लो फॉस्फोरस देना होता है, ये भी मैंने पहले कवर किया है। अगर हम सीकेडी पेशेंट को लो फॉस्फोरस देते हैं तो बोन लॉस और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज जो डेवलप हो सकता है उसको हम ट्रैकल कर पाते हैं। देन आपका विटामिन के का फंक्शंस पूछा गया था। ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, इसको भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। कौन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है, किस में विटामिन का क्या रोल होता है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी देख लिया था। विटामिन के फैक्टर 2 जो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर होता है, फैक्टर 6 जो प्रोकन्वर्टिन या फिर स्टेबल फैक्टर बोलते हैं, देन आपका फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर जो होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी बोलते हैं, देन फैक्टर 10 जो स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है। इन सब में विटामिन के का रोल होता है।
देन आपका थायमिन डेफिशिएंसी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से ड्राई बेरी और वेट बेरी हो सकता है। ड्राई बेरी नर्वस सिस्टम से और वेट बेरी हार्ट से रिलेटेड होता है। ये सब हमने ऑलरेडी देखा था। देन आपका विटामिन B12 का मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। इसका अगर ऑप्शन ऐसा दिया था तो इसका ऑप्शन इंट्रिंसिक फैक्टर होगा। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये स्टमक में सीक्रेट होता है, जो विटामिन B12 के साथ बाइंड होता है। और विटामिन B12 जो होता है ये हमारा इलियम से एब्जॉर्ब होता है। देन प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन पूछा था, ये भी कवर किया था। ट्रिप्टोफैन कैसे सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है, सेरोटोनिन का रोल भी मैंने बोला था आपको। सेरोटोनिन मूड और स्लीप जो साइकिल है उसको मैनेज करता है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऐसा ऑप्शंस इसमें था। लिवर और किडनी से रिलेटेड ऑप्शंस था, तो ये लिवर किडनी दोनों जगह पे स्टोर होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी मैंने बोला था आपको। देन ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड पूछा था या फिर ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड प्लाज्मा पूछा था। जो भी पूछा था उसका ऑप्शंस इनके बीच में ही होगा, 275 to 295। अगर वहाँ पे कुछ अलग भी ऑप्शंस दिया होता है, 260 टू सपोज 280 और सपोज 260 to 270 होता है, या फिर ऐसा नियर बाय कुछ भी वैल्यू होता है तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअली देखिए, ये आपका एग्जाम में अगर फिर से आता है तो इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। इससे लिंक कुछ क्वेरीज मुझे मिला था। हमारा जो बुक है, बुक में कुछ वैल्यूज़ में ऐसा फ्लक्चुएशंस है जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन होता है, ऐसा कुछ बोला था मुझे। तो एग्ज़ाम में भी ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो पेपर सेटर है वो कौन सा बुक से रेफरेंस के आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमें डायरेक्टली पता नहीं होता है। और ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि हम सब बुक का सेम चीज़ का वैल्यू देखते रहें सब जगह पे। तो कोई एग्ज़ाम में उस चीज़ का वैल्यू कुछ और दिया हो सकता है एंड देन नेक्स्ट एग्ज़ाम में उस चीज़ का वैल्यू कुछ और भी दिया जा सकता है। तो आप लोग ये चीज़ को एग्ज़ाम में ख्याल रखिएगा। ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यू क्लोजली फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर इसको 275 की जगह 175 दे देता तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शंस ऐसे ही हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। और एग्जामिनर को भी पता है कि इतना क्लोज वैल्यू नहीं देना होता है। एग्जामिनर भी ऐसा वैल्यूज़ नहीं देगा कि वह एक में देगा 260 to 280, देन एक में देगा आपका 275 to 295, ऐसा वैल्यूज़ नहीं देता है। एग्जामिनर ऐसा देगा आपका एक में देगा 75 to 95, देन देगा 120 to 160, देन एक में देगा 275 to 295, देन एक में देगा 400 to 500। क्योंकि जो एग्ज़ाम सेटर्स है उनको भी ये रॉन्ग आंसर की का झंझट में नहीं फंसना होता है, क्योंकि उससे उन लोगों का भी रेपुटेशन ख़राब होता है। तो जितना सेफ खेल सकते हैं वो लोग भी सेफ खेलने की ही कोशिश करता है। देन क्वेश्चन पूछा गया था डंपिंग सिंड्रोम से रिलेटेड। इसको हमने रिसेंटली कवर किया था। डंपिंग सिंड्रोम से है, ये बाईपास सर्जरी से रिलेटेड है। मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था इससे रिलेटेड। बाईपास सर्जरी में हम लोग एक्चुअली हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका साइज छोटा कर देते हैं, तो उसके वजह से नौसिया, डायरिया, वीकनेस जैसा कंडीशन देखा जा सकता है। देन आपका RDA ऑफ आयरन इन प्रेगनेंसी पूछा गया था। ICMR के अकॉर्डिंग 27 mg पर डे होगा। अगर ICMR मेंशन नहीं होता है और इसका वैल्यू कुछ मैंने जो बोला है आपको ऑस्मोलरिटी वाला क्वेश्चन में, जैसे अगर 29 दे देता है या फिर 25 दे देता है, वो भी करेक्ट हो सकता है। अगर ICMR डायरेक्ट पकड़ के देगा, पूछता है अगर ICMR के अकॉर्डिंग कितना है तो 27 वो करेक्ट होता है। देन कौन सा हार्मोन आयरन हेमोस्टेसिस को मेंटेन करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे शायद हेप्सिडिन ऑप्शन में था। हेप्सिडिन जो है ये आयरन एब्जॉर्प्शन को और स्टोरेज को कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग फेरोप्रोटीन, जो कि एक आपका आयरन ट्रांसपोर्टर होता है। देन आपका डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ऑप्शंस क्या था वो डायरेक्टली मुझे पता नहीं है। तो मैग्नीशियम, विटामिन B12, जिंक, ये जो होता है इसका डेफिशिएंसी डायबिटीज़ पेशेंट में जनरली देखा जाता है। लो मैग्नीशियम का लेवल एक्चुअली इंसुलिन सेंसिटिविटी का जो इश्यूज़ है उसके वजह से होता है।
B12 का डेफिशिएंसी मेटफॉर्मिन यूज़ की वजह से होता है, और जिंक का डेफिशिएंसी एंटीऑक्सीडेंट फंक्शंस की वजह से हो सकता है। देन आपका फ्रेमिंघम रिस्क स्कोर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक्चुअली जो होता है ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट के लिए होता है। ये बेसिकली 10 साल का जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है इसको प्रेडिक्ट करता है बाय एनालाइजिंग कोलेस्ट्रॉल, बीपी, स्मोकिंग, डायबिटीज़ एक्सेट्रा। देन आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस का डाइटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हाई कैलोरी हाई प्रोटीन विथ एंजाइम रिप्लेसमेंट होगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट को एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होता है ड्यू टू माल एब्जॉर्प्शन, और उसके साथ अगर एंजाइम थेरेपी भी दिया जाए तो जो फूड लिया है उसको प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प होता है। देन आपका T2 स्कोर इन डेक्सा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने रिसेंटली आप लोगों को बोला था T2 स्कोर अगर 1 या उससे कम होता है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं, अगर 1 से 2.5 के बीच में होता है तो ऑस्टियोपेनिया होता है। देन 2.5 से अगर ज़्यादा होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। यहाँ पे 2.8 पूछा गया था। अगर T स्कोर ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री में 2.8 होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो ऑस्टियोपोरोसिस को इंडिकेट करता है। देन आपका रेनिको-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये भी क्वेश्चन हमने रिसेंटली कवर किया था। रेनिको-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम में जनरली न्यूरोलॉजिकल इश्यूज पेशेंट में देखा जाता है, जो मेनली एल्कोहलिज्म में पेशेंट जो होता है उनमें ज़्यादा देखा जाता है। देन एक जीके का क्वेश्चन था कंप्यूटर कैपेसिटी से रिलेटेड। कंप्यूटर कैपेसिटी जो है ये लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड भी ऑप्शंस था, अनलिमिटेड नहीं होता है। ओके, हाई लो तो लिंक नहीं हो रहा है कुछ। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैन का RDA पूछा गया था इमरजेंसी राशन में। इसका ऑप्शंस डायरेक्टली तो पता नहीं है, तो अगर 2400 किलो कैलोरीज दिया था जैसा कि किसी ने बोला था तो वो करेक्ट होगा। अगर 2110 होता है तो वो भी करेक्ट होगा। तो इससे नियर बाई जो वैल्यूज़ दिया था वही करेक्ट ऑप्शन होगा। देन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोसेस ओकर होता है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आपका, एक पेशेंट अगर होल ग्रेन, लेग्यूम और फाइबर लेता है तो उस मील के बाद पेशेंट का जो पोस्टप्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज है उसमें क्या इम्पैक्ट होता है वो पूछा गया था। तो जो PP शुगर है वो स्लोली इंक्रीज होगा, क्योंकि फूड में फाइबर है तो फाइबर डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। फाइबर का GI कम होता है तो उसके वजह से ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगा, तो जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा। उसके वजह से जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। देन आपका रेजिस्टेंस टाइप 2 स्टार्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले MCQ सीरीज में ही कवर किया था। इसमें ग्रीन बनाना, कुक पोटैटोस ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। एक्चुअली रेजिस्टेंस स्टार्च जो हाई एमाइलोस फूड है उसमें पाया जाता है। ग्रीन बनाना एंड कुक पोटैटोस दोनों में जनरली रेजिस्टेंस स्टार्च होता है। अगर आपको अगर ऐसा बोथ A&B वाला ऑप्शन ये नहीं था तो ये इसका ऑप्शन ग्रीन बनाना होगा, क्योंकि ग्रीन बनानास में ज़्यादा रेजिस्टेंट फाइबर होता है देन कुक पोटैटोस एंड ऑल, और वाइट राइस में फाइबर रेजिस्टेंट स्टार्च नहीं होता है। एक ऐसा GK से रिलेटेड क्वेश्चन था, कौन सा अथॉरिटी फूड बिजनेस को सर्टिफाई करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन को शॉपकीपर को कौन सा जो एजेंसी है वो सर्टिफाई करता है या फिर लाइसेंस देता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था। अगर फूड बिजनेस है तो उसका ऑप्शन FSSAI था तो वो होगा। अगर FSSAI नहीं था तो म्यूनिसिपैलिटी बॉडी या फिर गवर्नमेंट, ऐसा भी ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है। और जो NABL है ये लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल को जनरली सर्टिफाई करता है। देन आपका कोलाजन सिंथेसिस में कौन सा विटामिन का रोल होता है वो पूछा गया था, वो विटामिन C का रोल होता है। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा था, विटामिन C वाला।
विल्सन डिजीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने 5-6 बार तो देखा ही था। ये विल्सन डिजीज जो है कॉपर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। अगर किसी ने कॉपर ज़्यादा कंज्यूम कर लिया उसके वजह से भी हो सकता है, और कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से हमारा बॉडी में अगर कॉपर जमा हो जाता है उसको ही जनरली हम विल्सन डिजीज बोलते हैं। देन आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, इफ ब्लड ग्लूकोज फॉल बिलो 50 mg/dl हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इज रिक्वायर्ड टू मैनेज सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसमें 5 ग्राम फास्ट एक्टिंग, 20 ग्राम लॉन्ग एक्टिंग, 35 ग्राम लॉन्ग एक्टिंग, 20 ग्राम फास्ट एक्टिंग, ऐसा कुछ ऑप्शंस दिया गया था। इसमें देखिए 50 mg/dl से कम हो गया, मतलब हमें फास्ट एक्टिंग शुगर चाहिए, स्लो एक्टिंग से काम नहीं चलेगा। इसमें स्लो एक्टिंग हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट डायबिटिक होता है और उसको थोड़ा एनर्जी चाहिए, जनरली उस केसेस में देते हैं। और 20 ग्राम जो फास्ट एक्टिंग जो ऑप्शंस लिखा था, एक्चुअली जो हमारा प्लेन डेक्सट्रोज वाला सेलाइन होता है या फिर D10 वाला सेलाइन होता है, उसमें जनरली 20 ग्राम जैसा शुगर हमें मिलता है जो कि फास्ट एक्टिंग होता है। देन एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, अगर एक पेशेंट सॉल्यूशन नहीं ले पाता है, मतलब ओरल डाइट नहीं ले पाता है, तो उसको कैसे न्यूट्रिशन देंगे। उसमें ऐसा कुछ ऑप्शंस था, लिक्विड, सॉफ्ट, एंटरल एंड पेरेंट्रल, देन फॉर्मूला डाइट, ऐसा कुछ ऑप्शंस दिया गया था। तो लिक्विड डाइट हम लोग नहीं दे पाते हैं, सॉफ्ट डाइट भी नहीं दे पाते हैं, हम लोग एंट्रल न्यूट्रिशन दे पाते हैं। एंट्रल न्यूट्रिशन हम लोग ट्यूब फीडिंग करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, देन नेजोजुजनल ट्यूब, इसे ट्यूब यूज़ करके हम लोग उनको ट्यूब फीडिंग करवा सकते हैं। अगर ट्यूब फीडिंग भी नहीं हो पाता है तो हम लोग पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देते हैं। तो इसका ऑप्शंस ऐसा ही होगा, एंट्रल न्यूट्रिशन। अगर एंट्रल न्यूट्रिशन नहीं दिया था तो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। देन एक ओबेसिटी और वेस्ट सरकमफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। वेस्ट सरकमफरेंस का एक हम लोग कट ऑफ जो वैल्यू है उसको हम मेजर करते हैं। जैसे कि कॉमनली बोला जाता है कि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वेस्ट का सरकमफरेंस मेल में नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो सीवियरली ओबेस है। ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया था। देन आपका नेक्स्ट था हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड। ऐसा क्वेश्चन हमने रिसेंटली कवर किया था। इसमें कौन सा हाइपोथेसिस टेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट है टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या टू इंडिपेंडेंट सैंपल। तो इसका ऑप्शंस टी टेस्ट होगा। टी टेस्ट जनरली टू इंडिपेंडेंट सैंपल को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। साइज स्क्वायर टेस्ट जो है ये 3 और 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये सब मैंने पहले भी बोला था आपको। देन एक फाइब्रोस्कैन से रिलेटेड क्वेश्चन था। फाइब्रोस्कैन जो है ये कौन सा डिजीज़ का डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये जनरली लिवर फाइब्रोसिस को डायग्नोस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन ऐसा एक क्वेश्चन था, नीचे में से कौन सा ओमेगा 6 फैटी एसिड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनमें से कौन सा ओमेगा 6 फैटी एसिड नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था। तो जो लिनोलिक एसिड है वो ओमेगा 6 फैटी एसिड है, बाकी अल्फा लिनोलिक, EPA, DHA ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड का टाइप है। ये सब क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। देन आपका कौन सा न्यूट्रिएंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए काम आता है, ये भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। तो इसका ऑप्शंस फोलिक एसिड होगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला क्वेश्चन हमने शायद ऑलरेडी देख लिया था। हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन और एंजाइम रिप्लेसमेंट चाहिए होता है। देन आपका एडवांटेज ऑफ 24 आवर डाइटरी रिकॉल मेथड मैंने रिसेंटली कवर किया था। इसमें मिनिमल पार्टिसिपेंट एफर्ट चाहिए होता है। एफर्ट तो ज़्यादा लगता है जो रिसर्च कर रहा है उनका, पार्टिसिपेंट को उतना कष्ट नहीं करना पड़ता है इसमें। देन नॉर्मल BMI रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन था एक। नॉर्मल BMI तो 18.5 से 24.9 kg/m² होता है, ये तो पता ही है सबको। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देन एक मैथ्स कॉलम टाइप का क्वेश्चन था। यूरिया या फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का वैल्यू 2.5 से 7.5 मिलीमोल पर लीटर होता है। सीरम एल्बुमिन का वैल्यू आपका लेस देन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। देन हीमोग्लोबिन का वैल्यू मेल में और फीमेल में अलग अलग होता है। 12.5 मेल में होता है जनरली।
12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। फॉस्फोरस का वैल्यू आपका 2.8 to 4.5 mg पर डेसीलीटर होता है। ये मैंने मैथ्स करके ही दिया है। देन एरोमेटिक एमिनो एसिड किस में इन्वॉल्व होता है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। एंड स्टेज लिवर डिजीज में एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हम लोग यूज़ करते हैं। देन आपका नाइट्रोजन बैलेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कौन सा कंडीशन में देखा जाता है? तो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस सीवियर इलनेस और माल न्यूट्रिशन में जनरली देखा जाता है। और ऐसा एक क्वेश्चन आई थिंक था, कौन सा पैरामीटर यूज़ करके हम लोग माल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करते हैं? तो हम लोग मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस जो है उसको मेजर करके माल न्यूट्रिशन को जनरली मेजर करते हैं। देन आपका डिग्रेडेशन ऑफ ब्रास बॉर्डर इन इंटेस्टाइन लीड टू व्हिच डेफिशिएंसी इन न्यूट्रिएंट्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन एक था। ब्रास बॉर्डर अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर डिग्रेड हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन में डिफिकल्टीज आता है जनरली। देन कौन सा मिनरल डिफिशिएंसी की वजह से माइग्रेन होता है, ऐसा भी एक क्वेश्चन था। तो जो मैग्नीशियम है उसके डेफिशिएंसी की वजह से जनरली माइग्रेन का इशू देखा जा सकता है। ये जो मैग्नीशियम है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स। देन आपका ब्रांच चेन एमिनो एसिड से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ब्रांच चेन एमिनो एसिड जो होता है इसको हम जनरली लिवर डिजीज में देते हैं। ये जो ESLD वाला क्वेश्चन पूछा था उसमें भी हम लोग ब्रांच चेन एमिनो एसिड दे सकते हैं। देन एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एक 65 ईयर्स का लेडी को CD चढ़ने में डिफ़िकल्टीज होता है और उसका मसल वीकनेस है। इसमें से कौन सा कंडीशन उसको हो सकता है? ये क्वेश्चन भी हमने रिसेंटली कवर किया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया था तो आप लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्टीज हो सकता है सॉल्व करने में। इसका ऑप्शन सार्कोपेनिया होगा, मैंने रिसेंटली बोला था आपको। ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं होगा क्योंकि इसमें मसल वीकनेस के बाद मेंशन किया हुआ है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में कोई मसल वीकनेस नहीं होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी मसल वीकनेस नहीं होता है। ऑस्टियोपोरोसिस बोन से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड नहीं होता है। तो नॉर्मल GFR वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्मल GFR का लेवल होता है आपका 60 to 120 ml पर मिनट। इसको अगर R में देता है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही आंसर होगा। देन एक हंगर स्टिमुलेटिंग या हंगर सप्रेसिंग हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अगर हंगर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पूछा गया था तो गर्लिन होगा। देन आपका अगर हंगर सप्रेसिंग हार्मोन पूछा गया था तो लिप्टिन होगा। और कौन सा ऑर्गन गर्लिन रिलीज करता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक। देन ये स्टोमक होगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से MCQ से इसमें डिस्कस किया था। देन कौन सा इसमें से विटामिन एडिबल ऑयल में फोर्टिफाई किया जाता है? तो इसका ऑप्शन विटामिन A और विटामिन D या फिर विटामिन E को भी फोर्टिफाई कर सकते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको हम लोग एडिबल ऑयल में जनरली फोर्टिफाई करते हैं, लेकिन विटामिन A जो है गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको फोर्टिफाई करने के लिए बोला था। तो मैंने इसको MCQ सीरीज में भी कवर किया था रिसेंटली, जो पब्लिक न्यूट्रिशन वाला पार्ट था वहाँ पे। इसमें अगर ऑप्शंस A and D होता या फिर A and E होता या फिर D and E होता वो भी करेक्ट होता। ऑप्शंस तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है तो मैंने जस्ट ऐसे ही फ्रेम कर दिया क्वेश्चन। देन व्हिच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज सीन इन व्हीट इंटॉलरेंट इंडिविजुअल? व्हीट इंटॉलरेंट इंडिविजुअल में कौन सा न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी जनरली देखा जाता है? आयरन, विटामिन B12, फोलेट, ये सब का डेफिशिएंसी व्हीट इंटॉलरेंट इंडिविजुअल्स में देखा जाता है। इसमें से कोई भी ऑप्शंस दिया होता तो वो ऑप्शंस करेक्ट होता वहाँ पे। अगर थायमिन दिया होता या फिर रिबोफ्लेविन दिया होता वो भी करेक्ट हो सकता था। देन CKD पेशेंट्स में हम लोग कौन सा ऐसा प्रोटीन दे सकते हैं जिससे वेस्टेज कम होता है? तो इसका ऑप्शंस हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला जो प्रोटीन है उसको हम लोग जनरली CKD पेशेंट्स में सजेस्ट करते हैं। अगर प्रोटीन से वेस्ट ज़्यादा जनरेट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा जनरेट होगा तो किडनी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एक्सक्रीट करने में। तो अगर प्रोटीन में हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होता है तो ऐसा प्रोटीन बॉडी में इजीली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाता है और किडनी को ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ता है। देन आपका
माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है ये कौन सा न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है ये आयरन डिफिशियंसी की वजह से होता है। मैक्रोसाइटिक और मेगलोब्लास्टिक जो है ये फोलेट और B12 की डिफिशियंसी की वजह से जनरली देखा जाता है। देन आपका सैम्पलिंग मेथड से और एक क्वेश्चन था, which sampling method ensures every individual has an equal chance of being selected। तो इसमें ऑप्शंस दिया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, देन कन्वीनियंस सैम्पलिंग, देन कोटा सैम्पलिंग, ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया था। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एवरी इंडिविजुअल का इक्वल चांसेस होता है फॉर बीइंग सिलेक्टेड। बाकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम लोग एक पॉपुलेशन को वेरियस स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेते हैं और उस स्ट्रेटास से हम सैंपल लेते हैं। देन कन्वीनियंस सैंपल में हम लोग हमारा कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स पिकअप करते हैं और कोटा सैम्पलिंग में कोटा असाइन किया जाता है। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच प्रोवाइड द फूड सेफ्टी गाइडलाइंस इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में फूड सेफ्टी गाइडलाइंस ऐसा अथॉरिटी अगर ऑप्शन होता तो वो भी हो सकता था, लेकिन अगर डाइटिशियन ऑप्शन है तो वो भी हो सकता है। और FSSAI जनरली हॉस्पिटल में फूड सेफ्टी का गाइडलाइंस अभी तक इशू नहीं किया है, इन फ्यूचर कर सकता है। WHO का तो ऐसा कुछ गाइडलाइंस है नहीं अभी तक। देन एक क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू ICMR फूड ग्रुपिंग हाउ मेनी फूड ग्रुप्स शुड आई इंक्लूड इन माई प्लेट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो फूड ग्रुप के बारे में तो आप लोगों को आइडिया है ही, और इस तरह से एक फिगर भी मैंने आपको दिखाया था, उसमें मेंशन था 5 फूड ग्रुप्स को हमें एक प्लेट में इंक्लूड करना होता है, ऐसा कुछ। देन आपको फर्स्ट 100 डेज लाइफ पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर फर्स्ट 1000 डे लाइफ पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं। तो वो अगर ऐसा क्वेश्चन था तो उसका आंसर क्रिटिकल विंडो फॉर न्यूट्रिशन होगा। फर्स्ट 1000 डेज जो है इनको हम लोग क्रिटिकल विंडो फॉर न्यूट्रिशन बोलते हैं। देन आपका एक एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम से क्वेश्चन था। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम में हम लोग आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं टू चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन। देन आपका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ये भी मैंने बोला था, लेकिन डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ के नहीं बोला था, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ। जो स्लाइड्स में मेंशन किया गया है चीज़ें वो सब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया वही क्वेश्चन एग्जाम में कॉपी पेस्ट मार देगा, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। तो आप लोगों को भी थोड़ा खुद का लॉजिक, खुद का नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, इसका ऑप्शन एसिटाइल कोलिन होगा अगर उसमें ऑप्शन दिया था तो। देन एक जीके का क्वेश्चन था, 21 गन सैल्यूट जो देता है रिपब्लिक डे में, उसका क्या मीनिंग होता है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसका मीनिंग सिंबल ऑफ सुप्रीम नेशनल ऑनर होता है। अगर ऐसा ऑप्शन दिया गया था वही करेक्ट ऑप्शन होगा। देन कौन सा मिनरल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलिन इन नेफ्रॉन, तो उसका ऑप्शन सोडियम होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम में ठीक है, नहीं ये सोडियम होगा। किडनी में जो कोलिन अपटेक होता है वो सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है। जो सोडियम है ये बेसिकली फैसिलिटेट करता है टू रीअब्जॉर्ब द कोलिन फ्रॉम नेफ्रॉन। देन ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। एयरलाइंस को हम लोग अगर ENILRIA7 लिखते हैं तो रेलवे को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया है और कितना लेटर है उसको काउंट करके पीछे लिख दिया है। एयरलाइन को रिवर्स करने से इसमें ऐसा बन जाता है, और इसमें टोटल 7 है। रेलवे को भी आप लोग रिवर्स कर दीजिए और पीछे रेलवे में भी 7 ही आएगा, क्योंकि रेलवे में 7 ही वर्ड है। देन ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था। ये एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है क्या क्वेश्चन था, क्या वैल्यू था, क्योंकि ये किसी को याद नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट हमें एक ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ करके हम लोग इजीली निकाल पाते हैं। इसको हम ड्रॉ करेंगे तो इजीली हम लोग इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। देन ICMR के अकॉर्डिंग सेडेंटरी एडल्ट मैन को कितना प्रोटीन चाहिए होता है वो पूछा गया था। इसका ऑप्शन 60 ग्राम पर डे होगा। ये भी मैंने बार बार कवर किया था। देन एक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था,
लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट एशिया में कहाँ पे है, तो ये खरबावली है इंडिया में। देन एक आई थिंक मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, विच प्रोग्राम एम टू इम्प्रूव स्टेटस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। जो मिड डे मील स्कीम है, जिसको हम लोग अभी पीएम पोषण बोलते हैं, वो स्कूल का अटेंडेंस बढ़ाना और जो चिल्ड्रन है उनका न्यूट्रिएंट नीड फुलफिल करना, दोनों उसका काम होता है। देन एक सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। इसको भी करने के लिए हम लोग जस्ट ऐसे एक बेंच बनाएंगे, एक्चुअली 2 बेंच बनाएंगे। पहले इसमें हम लोग उसको प्लेस करेंगे, ये सर्कुलर नहीं है, सीधा है, तो इसे करने से इसका ऑप्शन दिया जाएगा। तो अभी हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस आया है जो आप लोगों ने ही भेजा था मुझे। जिसे आप लोगों का कितना एक्सपेक्टेड स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसीज है या फिर उसका ऑप्शंस कुछ और ही था, कुछ अलग ही टाइप का ऑप्शंस था, या फिर क्वेश्चन ऐसा था भी नहीं, तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिएगा और उसमें क्या गलती है वो भी मेंशन कर दीजिएगा, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को भी उससे हेल्प मिले। Thank you so much for watching this video.